Welcome back to all class 12 students. In previous classes, we have discussed two activities of your syllabus, जिसमें कि सेक्शन ए से एक एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी और एक एक्टिविटी हम लोगों ने सेक्शन बी से करी थी। ये दो एक्टिविटी अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, परफॉर्म करा हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक्टिविटी को आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करते रहेंगे। डिफरेंट टर्म्स हमारे आने हैं, उसमें हम लोग और एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे। बट फिलहाल अभी हम वापस अपने चैप्टर पे आ गए हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो कि चल रहा था। उस अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी दो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने अल्टरनेटिंग करंट, फिर उसकी आरएमएस वैल्यू एंड उसका एवरेज वैल्यू, ये सारा चीज़ें डिस्कशन हमने किया था। फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, देन इसके बाद हम लोगों ने जो ये अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट थे उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था सारा। और वो अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में हम लोगों ने अभी तक सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली यानी कि एल ओनली एंड सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली यानी कि आर ओनली कर चुके थे दो सर्किट। तो आपने देखा था जब रेजिस्टेंस केवल एसी सर्किट में लगा था उस बार वोल्टेज और करंट सेम फेज में आपको मिले थे देखने को, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट फिर जब हम लोगों ने अगला सर्किट पढ़ा था जिसमें कि इंडक्टेंस ओनली लगा था, एल ओनली लगा था, उस सर्किट में आपको ध्यान होगा कि जो वोल्टेज से करंट थी वो 90 डिग्री पीछे चल रही थी, यानी कि आपको याद होगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, बट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमने दो डिस्कशन करे हैं। राइट नाउ वी आर इन थर्ड जो है हमारे पास, ये तीसरा आप देख रहे हैं एप्लीकेशन सर्किट एप्लीकेशन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट बोले। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली यानी कि केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम बड़ा आसान होता है बनाना। हमने कहा था ये एसी का सिंबल है और इसमें उसने कहा कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, बस ये लग गया सी। ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो ये आपके भाई देखो सामने आ गया, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, केवल कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, वी नो दैट V इक्वल टू कितना होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V इक्वल टू कितना होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं हम लोग की जो है और आगे बातचीत करते हैं। वी ऑल्सो नो दैट Q इक्वल टू सी वी होता है, ये आपने पढ़ा है ना, Q इक्वल टू सी वी। अब और इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको मालूम है सिंस V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अभी आपने ऊपर देखा हुआ है, ठीक। तो Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट करिए तो dq अपॉन dt हो जाएगा, है ना, dq अपॉन dt। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो है सी वी नॉट, जो आपके सामने है सी वी नॉट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सी वी नॉट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाता है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है और एक साथ में चूंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है तो बाद में सेकंड फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन केवल ओमेगा आएगा। तो ऑल्सो वी नो दैट आई इक्वल टू डी के अपॉन डी टी होता है ना। आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट होता है ना। तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, सॉरी डी के अपॉन डी टी सीधे वैल्यू रख सकते हैं। तो ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आ गया। और आई इक्वल टू वी नॉट को ऐसे रख रहे हैं, इसको हमने 1 अपॉन ओमेगा सी को नीचे ले आया, ओमेगा सी को नीचे ले जाएंगे ना तो 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ा। वापस से ओमेगा सी को ऊपर ले लो तो ओमेगा सी वी नॉट बन जाएगा और कॉस ओमेगा टी। इस टर्म को 1 अपॉन ओमेगा सी को हम नाम दे रहे हैं
वी नॉट अपॉन एक्स सी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, वेयर, जरा इधर आ जाए, वेयर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्लियर हो गई बात। तो ये आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी और एक कॉस ओमेगा टी, एक्स की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी। आप ध्यान से देखिए कैपेसिटिव इन रिएक्टेंस क्या है, हमने कहा था कि हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट या चार्ज के फ्लो में क्या करता है, उसका अपोज करता है। तो जब रेजिस्टेंस होता था सर्किट में, तो रेजिस्टेंस को हम सर्किट की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस लेके चलते थे। कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया है। इंडक्टर का पूरा रेजिस्टेंस होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम देते थे। तो ये आ गया, देयरफॉर आई इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आपके मन में आया हो ऐसा क्यों, तो आई नॉट इक्वल टू हम लोग वी नॉट अपॉन एक्स सी को हम लोग आई नॉट लिख देते हैं। वी नॉट अपॉन एक्स सी को क्या लिख देंगे, आई नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना, वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। और अब कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, इसको भी देखने की जरूरत है। तो कॉस ओमेगा टी को अगर हमें लिखना हो तो आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तो साइन, तो वहां पर साइन 90 माइनस थीटा को, तो साइन 90 प्लस थीटा भी होता था। सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो हमने जैसा कि बताया कि आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ रहा है, कॉस ओमेगा टी को हम लिखना चाहें तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अगर इस कंडीशन को अगर आप बात करेंगे, इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी बट करंट प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, यानी कि करंट 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक। तो आप इसको जो है, इसको इक्वेशन 2 और इसको 1 कर सकते हैं। सो लिख सकते हैं, हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम above equation current leads from voltage by phase angle of पाई, ठीक है। तो करंट लीड वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि अब इसके अगर फेजर और फेज डायग्राम बनाना हो तो हम जल्दी से फेज डायग्राम बना ले। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम बनाना बहुत आसान था। ये हमने कहा था ये वोल्टेज है आपका, ठीक है, और करंट 90 डिग्री जो है आगे से शुरू हो रही है, ठीक। तो ये देखिए कि 90 डिग्री से जब आगे से शुरू होगी तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का, यानी कि ये वोल्टेज का पीक इधर आ रहा है और यहाँ पर देखिए जो करंट का पीक है ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो 90 जो डिग्री क्या करता है, यहाँ पर जो है करंट है जो लीड करती है, तो ये आपका V आ जाएगा और ये जो है वो आ जाएगा I आ जाएगा, और 90 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर फेज एंगल में देख पा रहे हैं। तो फिर जो करंट यहाँ पर कितनी चल रही है, करंट की हमने जैसा कि बात बताया है, करंट यहाँ पर जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। इसको थोड़ा सा ठीक डायग्राम कर लेंगे। यहाँ से अगर ये इस तरीके से यहाँ हो गया तो ये इस तरीके से आगे चल जाएगी, ठीक। तो ये आपके डायग्राम में मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात, ठीक। करंट लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो फेजर डायग्राम भी देख लो भाई। फेजर डायग्राम बनाते हैं अपन, ये रहा इस तरीके से। आपको मालूम है कि जब हम लोग V लेते थे ये ओमेगा टी था और हमने क्या कहा 90 डिग्री करंट आगे चल रही है। तो ये देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का आपको पाई बाई 2 देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर आई आ गया।
हमने कहा था कि फेजर में जस्ट वेक्टर डायग्राम होता है, तो आपको ये दिख रहा है, वोल्टेज दिख रहा है, ओमेगा टी पे दिख रहा है आपको V, और इससे करंट चल रहा है 90 डिग्री इस वोल्टेज से आगे। तो ये देखिए इस तरीके से है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, बहुत मतलब का टॉपिक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद अभी हम इसका एक जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो फ्रिक्वेंसी उसके बीच का ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं, इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं एक्सी और एफ के बीच, तो कैसे खींचेगा? देखिए एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ हो गया, तो 1 2 पाई एफ सी, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? अगर इसका जो शेप लेके चलेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, एक्सी के साथ में जैसे जैसे क्या हो रहा है, अगर एक्सी बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। तो उसका आप एक यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सी की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं स्टीप डाउन, यानी कि जो है यहाँ से कम होता चला जा रहा है, तो देखिए फ्रिक्वेंसी अपने तरफ आगे तरफ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक जो है ग्राफ है, इसको आप बना लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोगों ने अलग अलग बात कर ली, एल की, फिर सी की, फिर आर की। अब हमको बात करनी है, कंबाइन करके चलेंगे, एल आर की, सी आर की और एल सी की। ठीक, तो सबसे पहला इसके बाद एल आर सर्किट देखेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए आगे। सो लेट्स मूव ऑन द एल आर सीरीज सर्किट। तो इसका सर्किट पहले बनाना है अपने को। तो सबसे पहला काम हमारा बनाने का है सर्किट। तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। ये एक एसी सोर्स दे दिया हमने और एल आर है, तो एल के लिए ये लगा दिया और रेजिस्टेंस के लिए ये लगा दिया। ठीक, तो ये आप देखेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है। ये एल आर बन गया भाई, एल आर सीरीज सर्किट बन गया। ठीक, तो इसमें हमें जनरली एल आर सीरीज सर्किट में 2-3 चीजें करनी होती है। एक तो फेज और फेजर डायग्राम दिखा दे, और फेज भी दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम से सब दिखाता है। एंड देन इसके बाद इसका जो फार्मूला बनेगा करंट का, वो करंट का फार्मूला और इसमें कितना इम्पीडेंस आ रहा है, यानी कि टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, आर का रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इनका रिजल्टेंट कुछ आपका जो है एक तरीके से जो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस मिलेगा उसको जस्ट हम लोग क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। वो अभी हमें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया फेजर डायग्राम। सबसे पहले इसका बनाता हूँ मैं जरा। तो फेजर डायग्राम देखिए भाई कैसा बनेगा फेजर डायग्राम। तो ये रहा भाई फेजर डायग्राम हमको बनाना है। ओके, तो हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको मालूम है कि इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर दो जगह क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VR होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हमने क्या कहा कि VR में जो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, जस्ट वो कैसा रहता है कि बिल्कुल जैसा था वैसा ही बना रहेगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने मान लेते हैं कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? इसको हम लोग VR लिख सकते हैं। ठीक है, VR हो गया। अब इससे 90 डिग्री वोल्टेज, जो इंडक्टर में जो करंट था वो 90 डिग्री पीछे चलती थी और वोल्टेज 90 डिग्री आगे। तो VL के लिए वोल्टेज VR से 90 डिग्री आगे है। तो ये देखिए ये हमने VL लगा दी और ये 90 डिग्री का अंतर आपको दिख रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ पर आएगा, इसको हम V बोलेंगे, है ना? और इसको अगर हमें एंगल देना हो तो उसको एंगल हम फाई कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज उससे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया। अब अगर हम आपसे बात करें फ्रॉम फिगर, तो देखिए सब चीजें यहाँ फिगर से निकल आएंगी। फ्रॉम फिगर V इक्वल टू, अगर हम लोग रिजल्टेंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे V इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस कितना हो गया? VR स्क्वायर हो गया, है ना? बच्चे बड़ा सिंपल है, VR है, VL है, तो ये VR में निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट I एक्सएल का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर ये निकालेंगे। ठीक, क्योंकि आपको मालूम है V इक्वल टू I एक्सएल, VL इक्वल टू I एक्सएल होगा और VR की जगह IR होगा। अब हम लोग I अगर बाहर निकाल लें तो अंडर रूट क्या बचेगा? एक्सएल स्क्वायर बचेगा और प्लस क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा। ये V की वैल्यू आ गई। देयरफॉर I की वैल्यू अगर निकालें तो V अपॉन कितना हो गया? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर जेड, वेयर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जेड। वॉट जेड क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि एक्सएल और आर इन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। जेड इक्वल टू आ गया तो देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी आ गई? वी अपॉन जेड आ गई। ठीक है, तो हमारा फेजर डायग्राम भी बन गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया? वोल्टेज भी निकाल लिया। और अगर हमें यहाँ पर जो है क्या करना हो कि एंगल भी निकालना हो तो हम वी एल और वी आर के बीच का अगर हम कुछ एंगल निकालने की कोशिश करें तो वो भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम फिगर अगर आप tan फाई ले लें तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वी एल अपॉन कितना होता है? वी एल अपॉन कितना आ जाता है? वी आर आ जाता है। ठीक है, तो वी एल की जगह हम लोग आई एक्सएल हमने कहा रख सकते हैं और वी आर की जगह आई आर रख सकते हैं। आर सफिक्स में ध्यान रखिएगा, एल ऊपर वी के साथ सफिक्स में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई एक्सएल और इधर आ जाएगी कितनी आ जाएगी? आई आर आ जाएगी। आई से आई कट गया, देयरफॉर tan फाई की अगर वैल्यू पूछे तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई? एक्सएल अपॉन आर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको जो फार्मूला देखने को मिल रहा है, मुझे होपफुली आपको ये अच्छे से बात समझ में आई होगी। और बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर एलआर सीरीज सर्किट समझना है तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें समझनी। सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाओ, उससे बिल्कुल जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। ये फेजर डायग्राम बनाया, इसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर हम लोग जो है वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। फाई यहाँ पर आपको रिजल्टेंट एंगल बनता दिख रहा है, इक्वल टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो गया। देन फिर इसको करके आई की वैल्यू निकाल ली और ये जो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है ये रिजल्टेंट इम्पीडेंस हो गया। tan फाई इक्वल टू एक्सएल बाई आर आ गया। अब यहाँ पर और भी तरीके कुछ बातें होती हैं, खास अच्छी बातें आप क्या समझ सकते हैं। जैसे मान लो एल ना होता, इंडक्टर नहीं है, लेट इफ एल नहीं है, इंडक्टर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सएल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सएल 0 हो जाएगा तो फाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर वो भी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस सर्किट में क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस बचेगा केवल, है ना। तो ये इसका एक हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, कई बार ये इसको जरूरत आगे आने वाले टाइम में पड़ती है कि हमने क्या कहा कि अगर सर्किट में इंडक्टर नहीं है, एल 0 हो गया, है ना, देन फाई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि अगर एल 0 है तो एक्सएल 0 और यानी कि फाई भी 0 हो जाएगा, यानी कि सर्किट में क्या बचा? केवल रेजिस्टेंस बचा। देखो देयर इज नो फेज डिफरेंस आएगा। और अगर सर्किट में इफ आर 0 हो जाए तो फाई कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो दोनों से एक बात समझ में आ रही है, इंडक्टर ना हो तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, इसका मतलब नो फेज चेंज। ओके, और फाई 90 का मतलब फेज चेंज बाई बाई 90। दोनों क्लियर हो गए ना। यानी कि अगर इंडक्टर हटा दो तो नो फेज चेंज होगा, और फेज कहाँ नहीं चेंज होता? रेजिस्टेंस वाले में। और अगर रेजिस्टेंस हटा दो तो फेज चेंज होगा बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री फेज चेंज कहाँ पर होता है? इंडक्टर के ऊपर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, फटाफट इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगर लिखना चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ओनली आर सर्किट हो जाएगा ये, और ओनली एल सर्किट हो जाएगा अगर आर 0 कर दो। एक्सएल 0 यानी कि एल 0 तो आर सर्किट, आर 0 तो एल सर्किट, दैट्स इट। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। So students, the next topic is CR series circuit.
तो वही ऑलरेडी जो मैंने काम करा था अभी प्रीवियस LR सीरीज सर्किट करा था, तो मैंने टाइम एंड एफर्ट्स को बचाने के लिए उसमें ही मॉडिफिकेशन कर दी है सारी चीज़ों में। अब ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले CR सीरीज सर्किट में हमने कहा पहले आपका काम है फेजर डायग्राम बनाना, तो फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली अगर आपने VR ले लिया यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ले लिया, तो आपको मालूम है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर्स के अक्रॉस करंट 90 डिग्री आगे चलती थी, तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या चलेगा, पीछे चलेगा। यानी कि VR से VC 90 डिग्री देखो कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आगे नीचे आ गया। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो V इस तरीके से रिजल्टेंट आ जाएगा, ये फाई हो जाएगा और ये वाला एंगल हमने कहा था 90 डिग्री हो गया। फिर क्या करना, फ्रॉम फिगर वही रिजल्टेंट निकालना, V इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो ब्रैकेट में I XC का स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर, I को बाहर निकालिए XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो I इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट यानी कि Z लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू कितना आ गया, V बाई Z आ गया, ये VC हो गया, VR हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, ये पूरा डायग्राम आ गया फ्रॉम फिगर। tan फाई इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, VC अपॉन VR। ओके, सो फोन के कारण कुछ इंटरप्ट हुआ। अब क्या है, मैंने क्या करा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Z, बिल्कुल पहले जैसा हो गया, ये इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हो गया। फिर इसके बाद जो है tan फाई इक्वल टू VC अपॉन VR हो जाएगा, I XC अपॉन IR आ जाएगा, तो यानी कि tan फाई की वैल्यू XC अपॉन R हो गई। और एक खास बात है कि 1 अपॉन ओमेगा CR आपको दिख रहा है, क्योंकि XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती थी, देयर इज अ बिग डिफरेंस। XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, बट XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती है, ध्यान रखना, ये आ गया। तो यू कैन नोट इट डाउन, आप उसको नोट कर लीजिए, देन फिर मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक में लेकर चलता हूं। सो लेट्स मूव ऑन द LC सीरीज सर्किट। तो देखिए क्या करना है, अब हमको जो चीजें मालूम है वैसे ही काम करना है। क्या करना है, R नहीं है यहाँ पर, LC का मतलब हो गया, डायग्राम पहले आप बना लीजिए, L ये रहा भाई और ये रहा C, ऊपर AC पावर सप्लाई देनी है, ये दे दिया आपने भाई, इसको C कह दिया, इसको L कह दिया, ये C हो गया, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VL हो गया और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VC हो गया। दैट्स इट, ये आपका सर्किट बन गया भाई। यहाँ पर आप लिख दीजिए भाई V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, ये सारी वैल्यू वगैरह रख दी। अब हमको क्या करना है कि हमको मालूम है द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स 90 डिग्री बाई जनरल कंडीशन। अगर हम लोग बात करते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T से लीड करता है 90 डिग्री, ये कर दिया मैंने भाई VL। अब आपको मालूम है 90 डिग्री देखिए लीड कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। देन इसके बाद VC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स 90 डिग्री बाई नॉर्मल कंडीशन यानी कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T। तो यहाँ पर आप देखिए V जो है, यहाँ पर अगर हम लोग V की वैल्यू लिखेंगे तो VC आ जाएगा। तो VL और VC अब आपके सामने आ गए। अब यहाँ पर जो है अगर हम किसी भी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट लेंगे, तो मान लो अगर ऊपर लेंगे तो VL डिफरेंस VC आ जाएगा, कहीं भी जैसे डिफरेंस का मतलब VC इज ग्रेटर देन VL और VL इज ग्रेटर देन VC, कुछ भी हो सकता है। तो VL डिफरेंस VC आपको सामने स्क्रीन पर दिखने लगा, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो गया, रिजल्टेंट एक ही तरफ हो गया, नीचे हो या ऊपर हो, डिफरेंस लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हमने ले लिया। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल टू बात करेंगे तो VL डिफरेंस कितना आ गया, VC। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना, VL डिफरेंस VC हो गया। एंड इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस की बात करें तो Z इक्वल टू XL डिफरेंस XC हो गया, ये इम्पीडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इफ XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, अगर XL की वैल्यू इस वाले में यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन Z कितना आ गया, कह दिए तो Z आ गया आपके पास कितना हो गया, 0। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहते हैं। जब सर्किट में
इंडक्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, इन दोनों के रिएक्टेंस बराबर हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस बोलते हैं। सो दैट अगर हम लोग एक्सएल इक्वल टू एक्सी को सॉल्व करते चले तो एक्सएल का मतलब ओमेगा है, एक्सी का मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन एल सी। तो अगर आप इसको देखें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी होता है, 1 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया एल सी हो गया। तो देयरफॉर अगर स्मॉल एफ की बात करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक, तो कितना इंटरेस्टिंग है आपको, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक था ये एलसी सीरीज सर्किट का, सब चीजें क्लियर हो गई। तो एलसी सीरीज सर्किट अगर कभी पूछता है उसके बारे में तो ये जस्ट फेजर डायग्राम, देन ये कंडीशन और यहाँ तक निकाल के लाना, दैट्स इट, खत्म का। तो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देन मैं मूव करता हूं एलसीआर सीरीज सर्किट में। सो देखिए, राइट नाउ वी हैव एलसीआर सीरीज सर्किट। वेरी सिंपल डायग्राम आप दिख रहा है आपको, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। L का जो इंडक्टर है उसका क्रॉस वोल्टेज VL है, C का क्रॉस VC है, R का क्रॉस VR है। ये डायग्राम है बहुत सिंपल सा। तो हमने बताया था कि LCR तीनों आ गए, तो हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली आपको VR दिख रहा है विथ नो फेज डिफरेंस एट ऑल, VR आपको दिख रहा होगा। VL 90 डिग्री आगे होता है, VC 90 डिग्री पीछे होता है, आपको दोनों दिख रहे हैं। VL और VC का डिफरेंस हमने ले लिया है VL के डायरेक्शन में। अब VL डिफरेंस VC और VR मिलकर रिजल्टेंट वोल्टेज बनाएंगे, समझ गए ना, क्योंकि दोनों के बीच में अब यहाँ पर फाई के फेज डिफरेंस तो रहेगा ही। तो VR है, ये फाई फेज डिफरेंस है, तो ये जो VL डिफरेंस VC और ये VR है, ये दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकलेगा। यानी कि अगर हम आपसे बात करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट, तो कैसे करेंगे आप बताएंगे, V इक्वल टू अंडर रूट VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस VR। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। अब आपने कर दिया, और अगर इसको और सॉल्व करना हो तो अंडर रूट आपको मालूम है IXL डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। आप जानते हैं VR की जगह IR, VL की जगह IXL, VC की जगह IXC। I कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो केवल I आ जाएगा, और XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर अगर I की आपसे वैल्यू कहा जाए निकालने के लिए तो V अपॉन अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया, आ गया, I की वैल्यू हो गई। अब वेयर अंडर रूट XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C, वैल्यू रख दी XL और XC की, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Z, एंड Z इज कॉल्ड आपको मालूम है ना, Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट का इम्पीडेंस बोला जाता है Z। क्लियर हो गई बात? तो I निकाल लिया, इम्पीडेंस आपको मिल गया यहाँ पर आसानी से। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर सारी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। अब हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आ जाए तो हम tan फाई की बात करें तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो VL डिफरेंस VC अपॉन कितना हो गया, R हो गया। XL डिफरेंस XC अपॉन कितना हो गया, जो है VR, है ना। XL डिफरेंस अपॉन XC इक्वल टू कितना हो गया, R।
अगर एक्सएल की वैल्यू रख दें ओमेगा एल और डिफरेंस एक्ससी की रख दें 1/ओमेगा सी, तो कौन कितना हो जाएगा आर। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जरा देखिए और समझिए। यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं। केस 1, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, देन tan phi becomes positive and voltage leads current by 90 degree, है ना। Hence it is L सर्किट। ठीक है, तो क्लियर हो रही बात। सभी चीजों को समझिएगा, बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन आपको लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो V है वोल्टेज है वो करंट से कितना 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम लोग जो है क्या L सर्किट भी अपन लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, या इसको केवल आगे ना बढ़ा के छोटा रखना हो तो केवल इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद केस 2 आ जाएगा। केस 2 क्या कहता है कि इफ ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा सी, देन tan phi becomes negative, then so that voltage lags behind current by 90। आपको सब मालूम कौन कौन सा सर्किट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा इसको मैं एक डब्बे में पैक कर रहा हूँ। केस 3 आ जाऊं। केस 3 कहता है, क्या कहता है केस 3 कि इफ ओमेगा एल की वैल्यू जो है 1/ओमेगा सी के बराबर आ जाए तो अगर हो गया ऐसा हो जाता है, देन Z इक्वल टू कितना हो जाता है R हो जाता है, यानी कि देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये R सर्किट हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको 3 दिख गई। ठीक है, अब आप इसको जरा पॉज करके नोट कर लीजिए। सो ये आप नोट कर लीजिए। इस यहाँ तक LCR सीरीज सर्किट तक खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा वाटलेस करंट। इस बार का सिलेबस से अब रिमूव करा गया, 30% का पार्ट है जो हटाया गया। फिर भी वाटलेस करंट को ओरली एक बार डिस्कशन करते हुए हम लोग ट्रांसफार्मर की ओर मूव करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।